कई बार झूठ इतनी जोर से बोला जाता है और इतनी बार बोला जाता है कि वही सत्य लगने लगता है और असली सच कहीं दब जाता है और कुछ सालों के बाद लोग इस झूठ को ही सच मानने लगते हैं। हमारे देश में भी यही हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर किसी की नजर नहीं गई और जिनका कहीं पर भी कोई विश्लेषण नहीं हुआ। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप इन 2 घटनाओं पर अच्छी तरह से नजर डालिए और इनका मतलब समझिए। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजेस को हिजाब के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और अब उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा में रखा गया है। और इसी तरह द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का सच सिनेमा हॉल में दिखाने के लिए अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन्हें भी सुरक्षा लेनी पड़ी और उन्हें भी वाय श्रेणी की सुरक्षा में रखा गया है। और ये धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो वर्षों से हमारे देश में असहनशीलता का मुद्दा उठाते रहे हैं। तो अब आप सोचिए, अदालत में जज सही फैसला नहीं सुना सकता और सिनेमा हॉल में कोई भी फिल्म निर्देशक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अपनी फिल्म में सच्चाई नहीं दिखा सकता। और फिर भी हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है और हमारे यहां पर बहुत सहनशीलता है। हमारे देश में सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई दुकानें तो खुली हैं, लेकिन सच यह है कि आज द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को भी अपने ही देश में सुरक्षा में रहना पड़ रहा है और हिजाब के मामले पर फैसला देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजेस को भी पुलिस से सुरक्षा लेनी पड़ रही है, वरना इनकी जान पर बन आएगी। सोचिए, भारत देश का क्या हाल हो गया है कि यहां जो लोग सहनशीलता की बातें करते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बातें करते हैं, उनसे ही इस देश के जजेस को और फिल्म मेकर्स को जान से खतरा हो गया है। इसलिए आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे में बीजेपी की जीत और कश्मीर फाइल्स का सुपरहिट होना क्या बताता है। क्या हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं? क्या इन दोनों के बीच में कोई आपसी संबंध है और ये जो संबंध है ये हमारे कैसे बदलते युग की तरफ इशारा कर रहा है, हमारे समाज के बदलते सोच की तरफ इशारा कर रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जिन 3 जजेस ने पिछले हफ्ते हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि इस्लाम धर्म में हिजाब अनिवार्य नहीं है और इसलिए स्कूल में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर पढ़ाई नहीं कर सकती, अब उन तीनों जजेस को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और इस मामले में कर्नाटक पुलिस को एक वीडियो भी मिला है जिसमें 2 व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि जिन जजेस ने हिजाब मामले पर मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया है, ये जज मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहां पर जाते हैं। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो में ये लोग कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को भी जान से मारने की बात कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि पिछले साल जिस तरह झारखंड हाईकोर्ट के एक जज की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो मॉर्निंग वॉक पर गए थे, ठीक उसी तरह कर्नाटक में भी ऐसा हो सकता है। आपको याद होगा, कुछ ही समय पहले की बात है, झारखंड में भी एक जज जो थे सिटिंग जज, जिन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया था, वो मॉर्निंग वॉक पर गए थे और उन्हें इस तरह एक गाड़ी के नीचे कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब ठीक इसी तरह कर्नाटक हाईकोर्ट के इन 3 जजेस के बारे में भी कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं, जो उन्हें धमकी दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहां जाते हैं। यानी इशारा यह है कि जो हाल इस जज का हुआ, जो अभी आपने देखा, यही हाल कर्नाटक हाईकोर्ट के जजेस का भी होगा। अब आप सोचिए, अगर यह सब होने लगा तो हमारे देश की अदालतों में जब भी इस तरह के जब केसेस आएंगे तो जजेस के हाथ फैसला लिखते समय कांपेंगे या नहीं, और वो इस बात का ख्याल उनके दिमाग में आएगा या नहीं कि यह फैसला सुनाने के बाद हो सकता है उनकी जान ले ली जाए। सोचिए, इस देश में जो लोग दिन रात लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, संविधान को खतरे में बताते हैं, असहनशीलता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही लोग आज हिजाब मामले पर अदालत के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। और इन लोगों ने जजेस को ही अब डराना शुरू कर दिया। आपने सोचा होगा, हमने पहले भी यह मुद्दा उठाया था कि इससे पहले जब भी कोई बड़े केस आते हैं तो जजेस पर एक सामाजिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे जजेस को सोशल मीडिया के जरिए धमकाने की कोशिश की जाती है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तरह तरह की कोशिशें होती हैं जजेस को अपने दबाव में लाने की।
लेकिन ये इस बार तो हद ही हो गई, यानी जजेस को खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और राज्य सरकार ने भी चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। हालांकि बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सोचिए इस देश का क्या होगा जहां जजेस को अदालत में फैसला सुनाते समय इस बात की चिंता होने लगे कि यह फैसला सुनने के बाद कहीं कुछ लोग उनकी जान के पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे। जहां जजेस को पुलिस की सुरक्षा में आना जाना पड़े और अपना जीवन बिताना पड़े, उस देश में संविधान को बचाने की बातें हो रही हैं। द कश्मीर फाइल्स की टीम को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने यह बताया है कि उन्हें लगातार धमकियों भरे मैसेजेस मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार को उन्हें भी वाई श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ी है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो विवेक अग्निहोत्री की जान भी खतरे में आ जाएगी। और क्यों खतरे में आ जाएगी? क्योंकि उन्होंने खुलकर सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यानी इस देश में जो लोग खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा चैंपियन कहते हैं और सहनशीलता की बातें करते हैं, आज वही लोग इतने असहनशील हो गए हैं कि उनसे देश के जज और फिल्म मेकर्स को खतरा होने लगा है। इन लोगों के लिए हमारे देश की अदालतें और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तब तक ईमानदार और निष्पक्ष हुआ करते थे जब तक वो इनके पक्ष की बातें करते थे। जब इनके विचारधारा वाली फिल्में बनाई जाती थी और उन्हें बड़े बैनर और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ रिलीज किया जाता था, तो ये क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ऐसी फिल्मों की तारीफ लगातार करते हुए थकते नहीं थे और कहते थे ये तो निर्देशक की, लेखक की क्रिएटिव फ्रीडम है, वो कुछ भी दिखा सकता है। और ये भी कहते थे कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, फिल्म मेकर्स को, लेखकों को कुछ भी अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जैसे ही विवेक अग्निहोत्री ने सच बोला, अचानक से यह अभिव्यक्ति की आजादी कहीं गायब हो गई। आज जब एक ऐसी फिल्म आई है जो कश्मीर पर ऐसे लोगों के फेक नैरेटिव को एक्सपोज करती है, या जब भारत की एक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में इन लोगों के खिलाफ फैसला दे दिया, तो इन्हें यह मंजूर नहीं है और यह पूरा गैंग अब असहनशील हो गया है और अब हमारे ही देश के फिल्म मेकर्स को, जजेस को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वैसे हमारे देश में एक खास विचारधारा के लोगों की यह असहनशीलता नई नहीं है। वर्ष 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जा रहा था, उस समय एक रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की भी हत्या कर दी गई थी। यह बात आपको पता नहीं होगी। इस जज की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की थी और उन्होंने आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी को भी अगवा कर लिया गया और उनकी पत्नी के बारे में आज तक कुछ नहीं पता चल पाया। सोचिए, 32 साल से एक जज की पत्नी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं कि वो कहां गई, जिंदा भी हैं या अब जीवित नहीं बची। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले ये सारे लिबरल्स, ये सारे बुद्धिजीवी, विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता, क्या कभी भी इन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया? बल्कि इसके विपरीत वर्ष 2006 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज का भी वही हाल होगा जो कश्मीर में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले नीलकंठ गंजू का हुआ था। अफजल गुरु ने वर्ष 2001 में भारत की संसद पर हमले को अंजाम दिया था। अब आप सोचिए, अगली बार जब हमारे देश की अदालत का कोई जज किसी आतंकवादी को उम्र कैद की सजा देगा और या उसे फांसी की सजा देगा, तो उसके हाथ कांपेंगे या नहीं कांपेंगे जब इस तरह की धमकियां दी जाएंगी। हमारे देश में कई दशकों तक इस सच को स्वीकार नहीं किया गया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुआ है, जबकि यह वो दौर था जब कश्मीरी पंडितों को अपने पिता और रिश्तेदारों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए भी आतंकवादियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। उस समय के एक अखबार में प्रकाशित हुई यह अपील इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो आपकी स्क्रीन पर है, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, जिसमें मुजाहिद ब्रदर्स कहकर लिखा गया है आतंकवादियों के लिए और कहा गया है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मुझे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए और लास्ट राइट्स के लिए हरिद्वार जाना है। कृपया करके हमें हरिद्वार जाने की अनुमति दी जाए।
तब आतंकवादियों ने टीका लाल टिक्कू नाम के कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी और उनके पुत्र मोहनलाल टिक्कू इतना डर गए कि उन्होंने आतंकवादियों से यह इजाजत अखबार में यह इश्तिहार देकर मांगी। और क्या इजाजत मांगी आतंकवादियों से कि वो हरिद्वार जाकर अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कश्मीर से निकलने दिया जाए और बाद में वापस कश्मीर में प्रवेश करने की परमिशन उन्हें दी जाए। और यह परमिशन उन्हें आतंकवादियों से चाहिए थी। अब आप सोचिए उस समय हमारे देश के लोग क्या कर रहे थे। उस समय ये बड़े बड़े नेता, हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार, हमारे देश का ये मीडिया क्या कर रहा था और तब इन चीजों पर सवाल क्यों नहीं उठे। कश्मीर के इस भयानक दौर को भारत के लोगों से कई दशकों तक छिपा कर रखा गया क्योंकि सब लोग चुपचाप शांत रहे। आज इस फिल्म के माध्यम से यह सच अब सबके सामने आ चुका है और किसी भी देश और समाज को मापने के दो पैमाने होते हैं। समाज क्या सोच रहा है उसे समझने के दो पैमाने होते हैं। एक होता है चुनाव, जहां लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी या अपना मूड पूरे देश को बताते हैं। और दूसरा पैमाना होता है सिनेमा या फिर कला, जहां देश के आम लोग और समाज यह बताता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो क्या देखना चाहते हैं, किस चीज पर तालियां बजाना चाहते हैं, किस चीज पर आंसू बहाना चाहते हैं। और इन दोनों ही पैमानों पर आज भारत के लोगों ने यह बताया है कि अब भारत बदल रहा है और उसे कश्मीर और दूसरे मुद्दों पर वो नैरेटिव, वो झूठ मंजूर नहीं है जिसे वर्षों से चलाने की कोशिश की जाती रही है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में बीजेपी की जीत और द कश्मीर फाइल्स का इस तरह सुपरहिट होना यह बताता है कि अब भारत के लोगों में जागृति आ रही है, भारत के लोग जाग रहे हैं और हमारे देश के लोग सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा और उसके मायनों को अब समझने लगे हैं। यह एक इशारा है और यह इशारा आपको पिछले 1 महीने के अंदर अंदर मिला है। 1 महीने के अंदर 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो आपको यह बताती हैं कि भारत अब बदल रहा है। पहला, 5 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे, उसमें बीजेपी की जीत। और दूसरा, कश्मीर फाइल्स का इस तरह सुपरहिट होना। आज देश भर में इस फिल्म की बात हो रही है, चर्चा हो रही है और दशकों के बाद ऐसा हुआ है जब एक फिल्म जिसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, जिसमें करोड़ों रुपया अंधाधुंध खर्च नहीं किया गया है, जिसका बड़ा बजट नहीं है, जिसके लिए जबरदस्त प्रचार नहीं किया गया, जिसके लिए बड़ी बड़ी पीआर कंपनियां नहीं रखी गई, किसी बड़े फिल्म निर्माता और निर्देशक ने इसे नहीं बनाया, किसी बड़े मीडिया हाउस का हाथ इसके पीछे नहीं है, ना ही इस फिल्म के पीछे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और ना ही इसकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद यह फिल्म एक बहुत बड़ी, या कह लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हो रही है। इससे पहले भारतीय सिनेमा की दुनिया में ऐसा 47 वर्ष पहले 1975 में हुआ था जब एक फिल्म ने हमारे पूरे देश के माहौल को बदल कर रख दिया था और आज द कश्मीर फाइल्स ने भी हमारे देश में एक राष्ट्रवादी माहौल पैदा करके रख दिया है, पूरे माहौल को एक बदल दिया है और एक नए युग में हमारा देश प्रवेश कर रहा है। इस फिल्म का नाम था जय संतोषी मां और यह फिल्म 15 अगस्त 1975 को उसी दिन रिलीज हुई थी जब फिल्म शोले रिलीज हुई थी। जिस दिन शोले फिल्म बड़े पर्दे पर आई थी उसी दिन जय संतोषी मां भी आई थी। यानी ये दोनों फिल्में एक साथ एक दिन रिलीज हुई थी, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। शोले एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म थी जिसे बहुत मशहूर और बड़े फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी ने बनाया था। इस फिल्म को बनाने पर उस समय 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट मानी जाती थी और इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसे बड़े बड़े कलाकार थे। इस फिल्म की कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी और संगीत दिया था उस समय के मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन ने। यानी शोले एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म थी, जबकि शोले के मुकाबले जय संतोषी मां एक बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी और इस फिल्म को बनाने पर उस जमाने में, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसमें भी कोई बड़ी स्टारकास्ट नहीं थी, कोई मशहूर इसमें एक्टर नहीं था और ना ही इस फिल्म की कोई पब्लिसिटी हुई। और इस फिल्म के डायरेक्टर विजय शर्मा को यह लग रहा था कि यह फिल्म शायद 1 हफ्ते भी सिनेमा हॉल्स में टिक नहीं पाएगी, क्योंकि इस फिल्म के पहले शो में सिर्फ 40 दर्शक आए थे और पहले दिन इस फिल्म ने सिर्फ 96 रुपए का बिजनेस किया था।
इसके बाद दूसरे दिन 110 रुपए का बिजनेस किया और तीसरे दिन यह फिल्म 200 रुपए का ही कारोबार कर पाई थी। लेकिन 3 दिन के बाद अचानक ऐसा हुआ कि जय संतोषी मां को देखने सिनेमा हॉल्स पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग बैलगाड़ियों पर बैठकर गांवों से शहरों में इस फिल्म को देखने के लिए आने लगे और कहा जाता है कि लोग सिनेमा हॉल में जाने से पहले अपने जूते चप्पल भी बाहर ही उतार कर जा रहे थे, इतनी श्रद्धा के साथ इस फिल्म को देख रहे थे। यानी जिस फिल्म के चलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसने लोगों पर ऐसा चमत्कार किया कि 5 लाख रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने उस जमाने में 10 करोड़ रुपए कमा लिए और यह फिल्म उस साल यानी 1975 में शोले के बाद सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बन गई। इसके अलावा इस फिल्म का लोगों पर ऐसा प्रभाव हुआ कि हमारे देश में संतोषी मां के नए नए मंदिर बनने लगे और लोगों ने अपनी बेटियों का नाम भी संतोषी रखना शुरू कर दिया था। संतोषी मां के व्रत हमारे देश की महिलाओं ने व्रत रखने शुरू कर दिए थे और जिस दौर में जो फिल्में आती हैं वो उस दौर की सामाजिक स्थिति के बारे में जरूर बताती हैं। और आपने देखा होगा कि जो फिल्म होती है वो असल में समाज की एक सच्चाई को आपके सामने रखती है। और जब जय संतोषी मां फिल्म आई तब उसी जमाने में उससे ठीक 1 साल पहले रोटी कपड़ा और मकान नाम की भी फिल्म आई थी। यह रोटी कपड़ा और मकान का दौर था, लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था और इसी नाम से वर्ष 1974 में भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। और ऊपर से भ्रष्टाचार उस समय का सबसे बड़ा मुद्दा था। तो आप समझिए उस समय भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे, कोई सुनवाई नहीं थी और गरीबी अपने चरम पर थी। रोटी कपड़ा और मकान का संकट आया हुआ था और लोग डिप्रेशन में चले गए थे, लोग परेशान थे, कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। लोगों में अंदर ही अंदर गुस्सा पैदा हो रहा था और यह गुस्सा वर्षों का था, दशकों का था, जो धीरे धीरे अब उबलने लगा था और यह बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और इसीलिए एंग्री यंग मैन का उदय हुआ और लोगों ने अमिताभ बच्चन को इस किरदार में बहुत पसंद किया क्योंकि वो खुद भी एक एंग्री यंग मैन बनना चाहते थे जो इस पूरे सिस्टम को ना सिर्फ तोड़ सकता है बल्कि इसे बदल भी सकता है। लोगों को एंग्री यंग मैन में अपनी तस्वीर नजर आती थी। इसके अलावा उस समय देश की हालत बहुत खराब थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई थी और लोगों के सामने रोजगार का भी बहुत संकट था। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी की वजह से गरीबी बढ़ गई थी और इससे लोगों में सरकार के खिलाफ भी बहुत रोष था, सिस्टम के खिलाफ बहुत रोष था, किसी पर विश्वास नहीं था। और इसी दौर में भारत के औद्योगिकीकरण की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी थी जिससे लोगों को इसका कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे। दूसरी तरफ देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी। इस फिल्म की रिलीज से लगभग 1.5 महीने पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी जिसके तहत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। यानी 1975 के हालात ऐसे थे कि लोगों को यह लगता था कि अब भगवान ही उनका एकमात्र सहारा है। और जब जय संतोषी मां फिल्म आई तो लोगों को एक उम्मीद ये जगी कि अगर इस फिल्म की तरह उनके घर में भी, उनके परिवार में भी संतोषी मां आ जाएं तो उनका वर्तमान और उनका भविष्य संवर सकता है। संतोषी मां उनके सारे कष्टों को दूर कर सकती हैं। और इस दौर की कुंठा, नाराजगी और असंतोष का नतीजा था जिसने जय संतोषी मां फिल्म को लोगों के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया बिना किसी पब्लिसिटी के। और यही आज हो रहा है। 1990 के बाद से जिस तरह हमारे देश में कश्मीर पर एक फेक नकली नैरेटिव चलाया गया, अल्पसंख्यकों को यह कहते हुए ग्लैमराइज किया गया कि वो कभी गलत नहीं हो सकते, जबकि बहुसंख्यकों को यह कहते हुए दबाया गया कि वो तो कभी पीड़ित हो ही नहीं सकते, उन पर अत्याचार नहीं हो सकता, उससे आम लोगों के मन में जो कुंठा पैदा हुई उसे कश्मीर फाइल्स ने बाहर निकालने का काम किया है। यानी जो गुस्सा है अगर वो लक्ष्मण रेखा को पार कर जाए तो देश के लोग इसी तरह से संगठित और एकजुट होकर अपना मत और अपनी राय को लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने पहले अपनी राय को बैलेट बॉक्स के जरिए प्रकट किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए पहले उन्होंने अपनी मर्जी बताई और फिर बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा हॉल में जाकर लोगों ने यह बताया कि उन्हें क्या चाहिए, वो किस चीज में विश्वास करते हैं और उनकी मर्जी क्या है। यह भी संयोग है कि अब से कुछ घंटों के बाद भारत को कोरोना वायरस की महामारी से लड़ते हुए पूरे 2 साल हो जाएंगे। आप तो शायद अब भूल भी गए होंगे। 2 साल पहले आज ही के दिन 22 मार्च 2020 को भारत ने कोरोना पर रोकथाम के लिए पहली बार
भारत में जनता कर्फ्यू लगाया था 22 मार्च को, यानी अब से कुछ घंटों के बाद। उस समय परिस्थितियां भारत को वक्त की कसौटी पर परख रही थी। सबको यह लग रहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस युद्ध में भारत कमजोर पड़ जाएगा, भारत नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि भारत के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना वो सुविधाएं थी जो बड़े बड़े पश्चिमी देशों के पास थी। आपको याद होगा उस समय भारत की कितनी आलोचना हुई। हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, विपक्षी दलों के नेता और एक खास विचारधारा के लोग ये कहते हुए भारत का मजाक उड़ा रहे थे कि ये जो जनता कर्फ्यू है ये भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती साबित होगा और इससे कोरोना का संक्रमण रुकने वाला नहीं है। ये जनता कर्फ्यू क्या चीज है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे थे जो मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये जनता कर्फ्यू किसी तरह फ्लॉप हो जाए। उसी दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से तालियां बजाने के लिए कहा तो लोगों ने इसका भी मजाक उड़ाया और कहा कि थाली बजाने से कोरोना वायरस कैसे रुकेगा। लेकिन ये लोग तब ये समझ नहीं पाए कि जनता कर्फ्यू का मकसद भारत के लोगों को इस लड़ाई में एकजुट करके तैयार करना था और ऐसा ही हुआ। आज कोविड पर रोकथाम से लेकर वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी मजबूत है। भारत अब तक वैक्सीन की 181 करोड़ डोज लगा चुका है, 181 करोड़, और वो सिर्फ चीन से ही पीछे है। अब इस मामले में चीन में वैक्सीन की 320 करोड़ डोज लगी हैं और अमेरिका में 56 करोड़ डोज लगी है। हमारे देश के लिए सफलता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जब भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने शुरू हुए तब अमेरिका के एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने यह अनुमान लगाया था कि भारत में कोरोना वायरस से 60 करोड़ लोग संक्रमित होंगे और इसमें से 50 लाख लोग मारे जाएंगे। जबकि आज का अपडेट यह है कि इस बीमारी से 2 साल में हमारे देश में 5 लाख लोगों की जान गई है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 10 लाख से थोड़ा सा ही कम है। कश्मीरी पंडितों से लेकर जनता कर्फ्यू तक इन लोगों ने देश में नकारात्मक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज देश के लोगों ने इनके मुंह पर एक तमाचा मारकर इनकी सच्चाई इन्हें बता दी है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर फाइल्स हिट ना हो, लोग कश्मीर फाइल्स को ना देखें और लोग ना जाने इस फिल्म के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये सिनेमा ही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं इसका प्रोडक्शन खराब है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इसमें कहानी बताई गई है वो झूठी है। लेकिन देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती कैसी है कि बिना पब्लिसिटी के ये फिल्म ऐसी चलती जा रही है कि इसने बाहुबली जैसी फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। समीक्षा ना हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहस ना हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस ना हो, समीक्षा ना हो, क्योंकि जन भावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी। कश्मीर फाइल जैसे कोई भावुक बना के लोगों को धर्म को बेच के वोट कमाने का एक राजनीति साफ दिखने को मिल रहा है। हर चुनाव के दरमियान कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ एक तमाशा करते हैं, कुछ एक ड्रामा करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। सच छुपाया गया है, बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था, और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहूंगा, आप एक फिल्म को सच मान के राजनीति कर रहे हैं। अगर कश्मीर की समस्या पे फिल्म बनी है और उस पर राजनीति हो रही है तो मैं प्रधानमंत्री से अदब से कहूंगा कि गुजरात के 2002 के दंगों की भी फिल्म बननी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इस देश के अंदर क्या राजनीति होती है। और मेरे पास, मैं गया था, 2002 के फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। तो अब देखिए कि हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे कुछ और जो इस तरह के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये कितने कटे हुए हैं देश के लोगों से। और मैं आपको और बताता हूं, सीपीएम के जो महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, इससे देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी और ये फिल्म इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। यह कहा है सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने। इस बदलाव का ही असर है जो आपको दिखाई दे रहा है कि आज अभिनेता आमिर खान ने भी इस फिल्म की तारीफ की है, इस फिल्म का समर्थन किया है और कहा है कि देश के सभी लोगों को द कश्मीर फाइल्स जरूर देखनी चाहिए। यानी हमारे देश में जो लिबरल्स ये उम्मीद कर रहे थे
कि आमिर खान उनका साथ देंगे और इस फिल्म का विरोध करेंगे, आज आमिर खान ने भी ऐसे तमाम लोगों को निराश कर दिया। नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। So I will definitely watch the film, and I'm so happy that the film is successful, and I feel that this is a time in India which was sad, which I think that people should look at carefully and remember. तो आज आप देख सकते हैं कि भारत के समाज का, भारत के आम लोगों का मूड क्या है, उनकी मर्जी क्या है, उनकी पसंद और नापसंद क्या है। फिर भी अगर लोग ये नहीं जानना चाह रहे, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत में ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो सरकार का विरोध करने के चक्कर में, मोदी का विरोध करने के चक्कर में अपने देश का ही विरोध करने लगते हैं, और इसके लिए वो हर उस चीज की बुराई करते हैं जो भारत सरकार से जुड़ी है, जो इस समय मोदी सरकार से जुड़ी है। आप सोच लीजिए, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो कोविड का रिस्पॉन्स हो, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो ऑपरेशन गंगा के जरिए भारतीय छात्रों को यहां लाने की बात हो, चाहे यूक्रेन पर भारत की विदेश नीति हो, यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर, हर चीज को लेकर हमारे देश का एक वर्ग है जो हमारे ही साथ खड़ा नहीं है और जो हमारी ही आलोचना करता है। लेकिन आज ऐसे लोगों को हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान सुनवाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश माना जाता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी भारत की विदेश नीति को भारत के लोगों के हित में बता रहा है और भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। सोचिए, आज खुद इमरान खान ने क्या कहा है भारत की विदेश नीति के बारे में। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। हमारे देश का एक वर्ग है जिसे पाकिस्तान बड़ा पसंद है, तो अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं, हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं, तो अब उन्हें भी मान लेना चाहिए कि भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और अब उन्हें भी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। इसलिए आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, पिछले एक महीने में हमारे देश के लोगों ने दो बड़े इंडिकेशंस दिए हैं। पहला, विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत। दूसरा, द कश्मीर फाइल्स का इस तरह सुपरहिट होना। यह आपको बताता है कि देश जाग रहा है। और दूसरी जो चिंताजनक बात है वो ये है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजेस जिन्होंने हिजाब विवाद पर फैसला दिया था, उन्हें हमारे ही देश में, अपने ही देश में सुरक्षा के बीच रहना पड़ रहा है, सुरक्षा लेनी पड़ रही है क्योंकि जान को खतरा आ गया है। और विवेक अग्निहोत्री को भी सुरक्षा लेनी पड़ रही है क्योंकि सच बोलने के लिए उनकी भी कभी भी हत्या हो सकती है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारे देश में जो फिल्म निर्देशक हैं, जो पत्रकार हैं, जो सच बोलना चाहते हैं, या जो हमारे देश की जुडिशरी है, जो जज हैं, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है क्योंकि इस बार जो सच वो लोगों को बता रहे हैं वो कुछ लोगों को सूट नहीं करता। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का एक जो दोनों के बीच में खाई पैदा की गई है। अल्पसंख्यकों को विशेष स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, और बहुसंख्यकों को नहीं दिए गए हैं, उन्हें दबाकर रखा गया है। ये बहुसंख्यकों की शिकायत है जो आज आपके सामने उभर कर आ रही है। ये उनका वही गुस्सा है जो एंग्री यंग मैन के टाइम आपको देखने को मिला था। इसलिए अब आप सोचिए, ये सारे जज बहुसंख्यक समाज से आते हैं, विवेक अग्निहोत्री भी बहुसंख्यक समाज से आते हैं, और बहुसंख्यक समाज के ही लोगों को आज इस देश में सुरक्षा लेकर पुलिस के घेरे में अपनी जान बचाने की नौबत आ गई है। इस बारे में आप सोचिएगा।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.